की बस ये, और इसमें बस में 3 तरह की इंफॉर्मेशन होती है, इसको आपको याद रखना चाहिए। एड्रेस, कहाँ लेके जाना है डेटा, डेटा और ऑब्वियसली कंट्रोल। तो 3 तरह की इंफॉर्मेशन इसमें बस पे है। तो एड्रेस क्या करेगा कि कहाँ लेके जाना है, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे या डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल आप पेन ड्राइव में डेटा लेके जा रहे हैं तो ये लोकेशन या डिवाइस को ढूंढेगा, का पता अपने पास रखेगा जहां पर इसको लेके जाना है या जहां से इसको इंफॉर्मेशन लेके आना है, ठीक है ना। और डेटा भी इसी बस के थ्रू मूव करेगा। ऑब्वियसली इसको कोई मार्ग चाहिए, तो ये जो मार्ग है जिससे डेटा मूव करेगा, चाहे वो सीपीयू या मेमोरी के बीच में या मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में हो, जो डेटा कहीं पर भी मूव करेगा तो बस के जरिए मूव करेगा। ओके। और कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है ये कंट्रोल रखता है कि ये एड्रेस और डेटा ये मैनेज हो सके, यानी कि लोकेशन कहाँ जा रहा है, चिट्ठी कहाँ जा रही है, ये और डेटा क्या है, ये चीजें कंट्रोल की जा सके। अब एक कंट्रोल सिग्नल, फॉर एग्जांपल हम इसी बस की बात करें तो ये इस चीज के लिए इस्तेमाल होगा कि ये डायरेक्शन भी कंट्रोल करे कि डेटा या तो सीपीयू में आ रहा है ऑब्वियसली प्रोसेस होने के लिए, या प्रोसेस हो चुका है और सीपीयू से जा रहा है। वेरी सिंपल, तो ये तो कंट्रोल हुआ। लेकिन अब हम बस की चौड़ाई की बात करते हैं। बेसिकली जो बैंड विड्थ है ये बिल्कुल हाईवे की तरह से। तो हाईवे आपका, आप मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ जिससे आपको चीजें याद रहें। हाईवे आपका 8 लेन का भी हो सकता है, हाईवे आपका 16 लेन का भी हो सकता है, हाईवे आपका 32 लेन का भी हो सकता है। आप ये ध्यान रखिए कि मैं इसमें 12 नहीं ला रहा हूँ, मैं इसमें 24 नहीं ला रहा हूँ। वेरी सिंपल है ना। ये आपको मालूम है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 4 है, ये 2 की घात 5 है। तो ये भी कल या कल तो मैंने क्लास नहीं ली थी, ये परसों मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा ये बात हुई थी कि हमारे पास जितनी भी जो डेटा की जो बेसिक यूनिट्स हैं वो सब 2 की पावर में बनती हैं, और जो मिनिमम यूनिट है डेटा ट्रांसफर की, ऑब्वियसली वो मतलब डेटा ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, जो मिनिमम यूनिट है डेटा स्टोरेज की वो है ऑब्वियसली 1 बाइट, और 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स यानी कि 2⁻³ ओके। अब ऑब्वियसली ये आपका हाईवे जितना ज्यादा चौड़ा होगा, यानी जिसमें जितनी ज्यादा लेन्स होंगी, लेकिन इस लेंथ में 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, तो इसमें जितनी ज्यादा लेन्स होंगी आपका डेटा उतना ही स्मूथली और मोर डेटा फ्लो करेगा। सिंपल, तो मैं आपको इसके उदाहरण से समझा रहा हूँ मैं आपको अभी अगली स्लाइड पर है शायद। तो ये जो अच्छा ये जो सिस्टम की जो रैम है ये कंट्रोल होती है बस से, बस की विड्थ और बस की स्पीड से। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने सिस्टम में 16 GB की रैम लगा दी, लेकिन इसके कंपैटिबल, इसके संगत आपके पास बस नहीं है, सिस्टम में आपके बस नहीं है, यानी आपका हाईवे ही नहीं है कि वो इतना इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को इतना डेटा उतने टाइम में दे सके जितने टाइम में इसको डेटा चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको 16 GB की रैम बिल्कुल यूजलेस होगी। सिंपल पॉइंट, वेरी सिंपल। ओके। अब बस विड्थ, यानी कि बस विड्थ का मतलब ऑब्वियसली हम उसमें कितनी लेन दे रहे हैं यानी कि चौड़ाई। तो बस विड्थ का मतलब है कि नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि बिट्स की संख्या जो किसी सीपीयू को साइमल्टेनियसली भेजी जा सकती है, क्रम में नहीं। तो ऑब्वियसली अगर हम 8 बिट्स की बात करें और 8 बिट्स का कंपेयर हम अगर 16 बिट्स से करें, तो यहाँ पर आप हर हालत में इस जगह आप डबल द इंफॉर्मेशन, इसकी तुलना में आप डबल द इंफॉर्मेशन आप सीधे सीधे सीपीयू को भेज रहे हैं। एक उदाहरण देखिए, ये आपकी किताब में नहीं है, ये मुझे उदाहरण अच्छा लगा इसलिए मैंने गूगल से लिया इसको। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। एक आपके पास एक बस है जो 100 मेगाहर्ट्ज और 32 बिट, 32 बिट का मतलब होता है 4 बाइट। तो ऑब्वियसली ये 4 बाइट के डेटा को सीपीयू में भेजेगी, चूंकि इसका जो साइकिल है, जिसकी जो क्लॉक साइकिल है वो 100 मेगाहर्ट्ज। तो मेगा का मतलब होता है मिलियन, तो 100 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड इतना डेटा भेज देगी। वेरी सिंपल, इसमें तो ये तो यहीं से क्लियर है ना। 100 मिलियन मेगाहर्ट्ज का मतलब मिलियन, तो मिलियन 100 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 100 मिलियन बार इतना डेटा सीपीयू को भेज देगी। लेकिन अगर हम इसी बस की तुलना 66 मेगाहर्ट्ज 16 बिट से करें, तो 16 बिट्स का मतलब हुआ 2 बाइट, और 16 मेगाहर्ट्ज का मतलब हुआ 16 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड। अब इन दोनों का एक कंपैरिजन
कंपैरिजन देखिए, आपने अपनी बस में क्या चेंज किया। तो बस जो पहले ये वाली थी, यानी कि 2 बाइट की बस थी, उसको 4 मेगाबाइट कर लिया, और यहाँ पर जो हमारे पास जो क्लॉक स्पीड थी वो 100 मेगाहर्ट्ज़ थी, सॉरी 66 मेगाहर्ट्ज़ थी, और हमने जो अब बस ले ली वो 100 मेगाहर्ट्ज़ की है। तो अब आप ये देखिए कि अगर आप बहुत सिंपल मैथमेटिक्स करें, तो ये यहाँ से इस जगह से, तो 4 गुणा 100, 400 बाइट, सॉरी 400 मिलियन डेटा जा रहा है, वेरी सिंपल, क्योंकि 100 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड जा रहा है, और एक बार में 4 बाइट जा रहा है, तो 400 मिलियन डेटा हो गया है, 400 मिलियन बाइट्स। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करें तो ये 132 हुआ, 66 गुणा 2 132, तो आपने थोड़ा सा चेंज किया बस के बिट्स में, और ये लगभग 3 गुना हो गया जो डेटा आपका सिस्टम में जा रहा है प्रोसेस करने के लिए। तो ये एग्जाम्पल आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी इसके बाद। रैम आप पढ़ चुके हैं, तो रैम की मैंने हिंदी एज सच नहीं की है। रैम आप पढ़ चुके हैं, रैम ऑब्वियसली मेन मेमोरी है, और ये रीड एंड राइट मेमोरी है। जब कोई भी हार्ड डिस्क ये है आपकी, और ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है, और ये बीच में रैम है, तो आप अगर किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी एप्लीकेशन में जो आप प्रोसेस करते हैं, तो ये सारा का सारा डेटा उठकर ऑब्वियसली रैम में आता है। तो रैम में आता रहता है डेटा, जाता रहता है। तो रैम में बेसिकली रीड एंड राइट एक्टिविटीज दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। और ये बिल्कुल रोम के ठीक विपरीत है, रोम रीड ओनली मेमोरी के ठीक विपरीत है। तो आपके सिस्टम में जो बायोस पर जो रोम लगा हुआ है, वो ऑब्वियसली उसमें इंस्ट्रक्शंस पहले से ही सेट हैं, कंप्यूटर निर्माता उसको पहले से ही सेट कर देता है, उसमें आप उसको रिराइट या इरेज नहीं कर सकते। अच्छा, रैम वॉलेटाइल है और स्थिर मेमोरी है, यानी कि अगर बिजली चली गई तो रैम में जो कुछ भी था वो नहीं बचेगा। इसका मतलब इसको मेंटेन करने के लिए, इसमें जो कंटेंट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा का अबाध प्रवाह आपको निरंतर चाहिए। ठीक है, और जैसे ही बिजली चली जाती है, तो ये जो डेटा है आपका, ये सारा डेटा या जो रैम में डेटा है, ये सब डेटा उड़ जाता है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें हमेशा कंप्यूटर में जब भी आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, तो सबसे पहले ऑब्वियसली रोम पिक्चर में आता है। तो रोम में रीड ओनली मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग पे काम आती है, और रैम के ठीक विपरीत रोम को आप लिख नहीं सकते। रोम ऑलरेडी कंप्यूटर जो आपने जिस कंपनी का भी लिया है वो आपको लिख कर देता है। इसके बाद होता है प्रोम या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये वो मेमोरी चिप है प्रोम, जिस पर आप किसी प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। लेकिन माना आपने किसी प्रोग्राम को जो आपने स्टोर किया इस पर, वो आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, तो आप उस प्रोग्राम को उससे हटा नहीं सकते, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज रॉन्ग, ये रॉम है। अब इसका एकमात्र एक्सेप्शन जो है, तो ये प्रोम भी जो है नॉन वोलेटाइल है। ऑब्वियसली लाइट चली गई तो जो प्रोम में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका कुछ नहीं होगा, बस ये कि आप उस प्रोग्राम को हटा नहीं सकते। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसा ऐसा प्रोम जो इरेजेबल है, यानी कि जिसमें से डेटा डिलीट किया जा सकता है। तो इसमें इसको अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज करते हैं तो इसका डेटा उड़ जाता है। और इसके पश्चात डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी कि ऐसा डेटा जो इलेक्ट्रिक चार्ज का, विद्युत आवेश का इस्तेमाल करते हुए डेटा को हटाया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड डबल ई प्रोम। ओके, तो ये आपको 4-5 टाइप याद रखने चाहिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो ये हमारा कंप्यूटर्स डिफर बेस्ड ऑन दी, ऑब्वियसली जो कंप्यूटर में जो अंतर है वो डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर है कि कौन सिस्टम कितनी जल्दी कितना ज्यादा डेटा को प्रोसेस करता है, इस पे कंप्यूटर डिसाइड होता है, वेरी सिंपल। अब इनको अगर हम डेटा प्रोसेसिंग की बात हम करें, तो हमारे पास कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो या तो पर्पस, क्योंकि पर्पस आप ये ध्यान रखिए केंद्र में यही रहेगा। जैसे मैं अगर आपको पर्पस की बात करूं कि डेटा प्रोसेसिंग सब जगह हो रही है, सब जगह, लेकिन कहाँ पर कितनी ज्यादा हो रही है सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं पर्पस की बात करूँ कि मैं एक लैपटॉप पे आपके सामने काम कर रहा हूँ, तो मेरे सामने बहुत कोई मतलब बहुत बड़ा डेटा प्रोसेसर मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी सुपर कंप्यूटर पे काम करूँ, यानी कि मेरे पास जो कंप्यूटर का पर्पस है वो सुपर कंप्यूटिंग है, तो ऑब्वियसली उसमें डेटा प्रोसेसिंग की जो एबिलिटीज है वो निश्चित रूप से अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेटा हैंडलिंग की बात करूं, तो अगर मैं किसी डेटा सर्वर की बात में कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली वहां पर मैं डेटा हैंडलिंग की बात कर रहा हूं। अल्टीमेटली सब जगह आ रहा है डेटा प्रोसेसिंग।
अगर मैं फंक्शनैलिटीज की बात करूं तो ऑब्वियसली एक सर्वर और एक वर्क स्टेशन या एक सिंपल छोटा सा लैपटॉप में निश्चित रूप से फंक्शनैलिटी के आधार पर अंतर, ठीक। तो इसको हम क्विकली समझ लेते हैं। तो पर्पस के हिसाब से अगर हम सबसे पहले पर्पस की बात करें तो पर्पस हमारा पहला पॉइंट था क्लासिफिकेशन का। तो अगर हम पर्पस की बात करें तो कंप्यूटर्स या तो जनरल पर्पस के होते हैं, जैसे मैं लैपटॉप में आपके सामने काम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपके पास सबके पास कंप्यूटर है दफ्तर में, तो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। और कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हो सकते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए खरीदे गए हों या लगाए गए हों, इंस्टॉल किए गए हों, ठीक है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, परफॉर्म रेंज, जब आप इसमें एमएस वर्ड चला लीजिए, एक्सेल चला लीजिए वगैरह, ठीक। लेकिन इसमें ऐसे, चूंकि आपने जनरल कंप्यूटर लिया है तो इसमें स्पीड और एफिशिएंसी उतना नहीं होता जितना स्पेसिफिक पर्पस में होता है। वेरी सिंपल सिंपल, अगर आपने एक ऑब्वियसली एक सुपर कंप्यूटर लिया हुआ है तो उसमें स्पीड भी ज्यादा है और एफिशिएंसी भी ज्यादा है, ओके। और अगर हम डेटा हैंडलिंग की बात करें, अगर हम डेटा हैंडलिंग की बात करें तो कंप्यूटर्स या तो डिजिटल हो सकते हैं या हाइब्रिड। एक्चुअली इसको डिजिटल या एनालॉग भी लिखना चाहिए था, आपकी किताब ने अच्छा लिखा है। तो एनालॉग, डिजिटल या हाइब्रिड हो सकते हैं। मैं इसको बिना मतलब, ये क्योंकि कई दिन से बात हो रही है ये वाली, तो एनालॉग सिस्टम वो है जिसमें आप डेटा एनालॉग फॉर्म, डेटा हैंडलिंग की बात हो रही है जिसमें आप एनालॉग बेस पर डेटा उठाते हैं। यानी कि एनालॉग होता है कि फॉर एग्जांपल आपने इस तरह का कोई डेटा उठाया हुआ है, तो सिस्टम क्या करेगा कि इस डेटा को डिजिटल रूप में ट्रांसफर करेगा, यानी कि 1 और 0 इसमें ट्रांसफर कर देगा। 1 0 1 0 0 1 0 0 1 समथिंग लाइक, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा इसमें डिजिटल में, ठीक। अब यहाँ इस तरह के कंप्यूटर्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा यहाँ एक उदाहरण देता हूँ कि आप कहीं पर आपके पास एक वेब ब्रिज लगा हुआ है। वेब ब्रिज में आपको इसलिए बोल रहा हूँ, वेब ब्रिज में आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि गेहूं तुलाई तमाम सेंटर्स पे होती है, धान तुलाई होती है, इसलिए मैं कोशिश थी कि वो एग्जाम्पल है जिससे आप परिचित हो। तो वेब ब्रिज में ऑब्वियसली अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो ट्रक के लोड को, भरे हुए ट्रक के लोड को कैप्चर करता है। तो भरे हुए ट्रक का जो लोड है वो ऑब्वियसली एनालॉग में आपके पास है, ठीक। लेकिन सिस्टम क्या करता है? सिस्टम उसको बिट्स में ट्रांसफर करता है, तो इसको ट्रांसलेट कर देता है डेटा, ठीक। तो ऑब्वियसली इसके जो पैरामीटर्स हो सकते हैं एनालॉग के, वो हो सकते हैं वोल्टेज हो सकता है, वो रेजिस्टेंस हो सकता है, करंट हो सकता है। एक उदाहरण मैंने आपके सामने पेमेंट का लिया, ये तमाम इस तरह के उदाहरण हैं जो एनालॉग तरीके से कैप्चर किए जाते हैं और सिस्टम फिर, चूंकि सिस्टम तो सिर्फ डिजिटल पे चलेगा, तो सिस्टम उनको डिजिटलाइज कर देता है और तब उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है। मैं इस यहीं पर आपको ये फोन बज रहा है, शायद माइक बंद कर लीजिए। तो माइक बंद कर लीजिए, किसी का फोन बज रहा है। तो मैं आपको सिर्फ वेब ब्रिज का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ कि आपने सपोज किसी ट्रक का फॉर एग्जांपल 11.5 मीट्रिक टन वेट उठाया, भरे हुए ट्रक का, है ना। और बाद में ये ट्रक खाली होकर आया, तब इसका फॉर एग्जांपल वजन निकला 3 मीट्रिक टन। अब सिस्टम इन दोनों को डिजिटल में ट्रांसफर करेगा, क्योंकि डिजिटल में ट्रांसफर किए बिना इसका जो एएलयू है वो काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि मुझे इसको माइनस करना है, मुझे बताना है कि कितना स्टॉक इस ट्रक में कंटेन था या रखा हुआ था। तो ऑब्वियसली ये जो पेमेंट किया गया है ये एनालॉग फॉर्म में है, इसको सिस्टम डिजिटल फॉर्म में चेंज करेगा और तब आपको अंतर निकाल के देगा। मेरे ख्याल से इस उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जिसमें जो इंफॉर्मेशन पे, चाहे वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो या दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन हो, लेकिन जो डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई हो, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं या उस डेटा पर, उस इंफॉर्मेशन पे ऑपरेट होते हैं। ऑब्वियसली ये सारा डेटा जो है, जितना भी डेटा इस तरह के सिस्टम में है, उन सबकी डिजिटल वैल्यूज है। डिजिटल वैल्यू की हम जब भी बात करेंगे तो हम 0 और 1 की बात करेंगे। और ऑब्वियसली इस तरह के जो सिस्टम है, क्योंकि उनका वो टाइम बच रहा है, एनालॉग सिस्टम से डिजिटल सिस्टम पे जाने में जो टाइम और एनर्जी लग रही है वो सब बच रहा है। इसलिए इस तरह के सिस्टम में ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा एक्यूरेसी है और ज्यादा फास्टर है। छोटा सा उदाहरण से मैं आपको फिर से इस चीज को समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपकी किताब में उदाहरण नहीं, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने एक वेमेंट लिया। अब सेम ट्रक की बात हो रही है,
मैंने एक वेमेंट लिया। अब ये वेमेंट जो है, पिछले वाले उदाहरण में ये वेमेंट का जो जो एक केबल था वो सिस्टम में लगा हुआ, ठीक है ना, और सिस्टम फिर इस डेटा को ऑब्वियसली डिजिटल में, इस डेटा को डिजिटल में चेंज कर रहा है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इस वाले सिस्टम में बीच में मैं एक छोटा सा एक मैं मशीन डाल देता हूँ जो इस एनालॉग सिस्टम को, जो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जो एनालॉग है, उसको मैं इसी जगह में डिजिटल में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब चूंकि मैंने इसको पहले ही डिजिटल में चेंज कर दिया, तो अब ये सिस्टम में ऑब्वियसली डिजिटल फॉर्मेट में जाएगा, गॉट माय पॉइंट। तो डिजिटल फॉर्मेट में जाने के कारण अब सिस्टम को का जो रिसोर्सेज हैं वो कम खर्च होंगे। ओके, हाइब्रिड सिंपल है। हाइब्रिड में वो चीजें हैं जिसमें एनालॉग भी सिस्टम है और डिजिटल सिस्टम है, दोनों सिस्टम जिस कंप्यूटर में है ऑब्वियसली वो हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए, अब इसके बाद आखिरी चीज जो थी वो थी फंक्शनैलिटीज। एक मिनट ओके, अब ये फंक्शनैलिटीज पर ये हम फिर से यही लौट में, तीसरा था हमारे पास फंक्शनैलिटीज। फंक्शनैलिटीज में फिर से एनालॉग कंप्यूटर, तो जितने फिजिकल फिनोमिना है, पेमेंट का मैंने आपको उदाहरण लिया है, वो सब एनालॉग फॉर्मेट में सिस्टम के पास आते हैं। दूसरा हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें आपके पास जितना भी डेटा है वो आपके पास, जितनी भी क्वांटिटीज है वो सब आपके पास डिजिट्स में आती है या बाइनरी सिस्टम में आती है। ये वेरी सिंपल। देन वी हैव हाइब्रिड कंप्यूटर। ये मुझे पता नहीं आपकी किताब में कुछ रिपीट है, क्योंकि ये जो शब्दावली है ये डिफरेंट है, तो कुछ मुझे देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है रिपीट है। तो एनीवे, तो ये एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के हैं जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक, ये अभी आपने पीछे पढ़ा। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो सबसे पहले तो सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर ऑब्वियसली फास्टेस्ट है और मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर, और ऑब्वियसली बहुत महंगे होते हैं और स्पेशलाइज एप्लीकेशन में इनको लगाया जाता है जहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत 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 ज्यादा हो, या आपके पास कुछ सिमुलेशन करना हो, बहुत हाई, बहुत उच्च क्वालिटी का सिमुलेशन करना हो। सिमुलेशन का मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। सिमुलेशन का एक उदाहरण जिसके लिए आमतौर से सुपर कंप्यूटर लगाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर माना साइंटिस्ट ये देखना चाहते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या था, अर्थ कैसे बनी, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ओके, या ब्लैक होल किस तरह से काम करते हैं, ब्लैक होल समथिंग लाइक दिस, मतलब जो साधारण आंख से देखे नहीं जा सकते या पहले कभी हो चुके, उनको सिमुलेट किया जाता है कंप्यूटर में मॉडलिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली चूंकि ह्यूज डेटा इस्तेमाल हो रहा है, तो इस जगह आपको सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स ऑब्वियसली और कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में, एनिमेटेड ग्राफिक्स में, फ्लूइड डायनामिक्स कैलकुलेशंस में, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में, इन सब में सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है इसको प्रोसेस करना। देन वी हैव मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का जो अंतर है वो ये है कि सुपर कंप्यूटर अपनी सारी शक्तियों को चैनलाइज कर देता है कुछ ही प्रोग्राम में। ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर को कुछ हम स्पेसिफिक प्रोग्राम देते हैं करने के लिए, लेकिन मेन फ्रेम में बहुत सारे प्रोग्राम कॉन्टिन्यूसली या कॉन्करेंटली साथ साथ चल रहे होते हैं। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बहुत बड़ा और बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर सिस्टम है, और ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम एक हायरार्की की बात करें, पदानुक्रम की बात करें, कंप्यूटर्स के पदानुक्रम की बात करें, तो मेन फ्रेम जो है सुपर कंप्यूटर्स के ठीक नीचे है। और मेन फ्रेम कुछ मामलों में मेन फ्रेम जो है वो ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ चलाते हैं, तो एक साथ चलाने के कारण ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर हम एक सिंगल प्रोग्राम की बात करें तो सुपर कंप्यूटर हर हालत में एक सिंगल प्रोग्राम को ज्यादा तेजी से, ज्यादा क्विकली और ज्यादा एफिशिएंसी से एग्जीक्यूट कर सकेगा। देन वी हैव मिनी कंप्यूटर। तो ऑब्वियसली मिड साइज कंप्यूटर है,
साइज और पावर्स के बीच की अगर हम बात करें, साइज तो मेन मिनी कंप्यूटर वर्क स्टेशन और मेन फ्रेम के बीच में लाई करते हैं। वर्क स्टेशन आपकी किताब में दिया नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये अभी आपने जो है ये पिछले पिछली स्लाइड पर आपने मेन फ्रेम पढ़ लिया, ये वर्क स्टेशन हो गए। वर्क स्टेशन में क्या होता है कि ये नाम से जैसा जाहिर हो रहा है कि कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रोसेसर किसी एक कंप्यूटर में लगा हुआ है और इससे आपने तमाम नोट्स जोड़ रखे, तो ये सब आपका वर्क स्टेशन है। तो ये जो मिनी कंप्यूटर है ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और अब ये आपकी किताब बोल रही है, ये भी पुरानी किताब है, चूंकि पिछले दशक में डिस्टिंक्शन बिटवीन लार्ज मिनी कंप्यूटर स्मॉल मेन फ्रेम्स है ब्लड मतलब खत्म हो चुकी है। लेकिन आज की तारीख में वर्क स्टेशन भी बहुत ज्यादा आप देखने को मिलते नहीं है, सब इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। उसका कारण मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि आपकी किताब में इसलिए नहीं है कि किताब थोड़ी सी पुरानी लिखी हुई है, लेकिन ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ कि वर्क स्टेशन धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहा है। उसका कारण ये है कि आप शुरुआत में आपने एक शब्द सुना होगा, जब आप मतलब आपने 10-15 साल पहले ध्यान दिया हो, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी सुना है कि नहीं? क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का नाम सुना है? तो उसमें हाँ, तो उसमें आपके पास एक सर्वर होता था, उससे तमाम क्लाइंट जुड़े रहते थे, तो ये था आपका वर्क स्टेशन। लेकिन अब ये चीजें खत्म हो गई। जैसे ही आपका जो नेटवर्क सिस्टम बहुत ज्यादा रोबस्ट हुआ या इंटरनेट आपका बहुत ज्यादा रोबस्ट हुआ, इंटरनेट या नेटवर्क सिस्टम, तो ऑब्वियसली ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। अब जो नया जो सिस्टम आया उसको कहा गया वेब बेस्ड। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण ले लेता हूँ, आपका जो कोर बैंकिंग सिस्टम है ऑब्वियसली वो एक वेब बेस्ड सिस्टम है। आप और भी कई सारे सिस्टम देख सकते हैं, तमाम पोर्टल पड़े हुए हैं आज की तारीख में, हर डिपार्टमेंट के एक से ज्यादा पोर्टल हैं। ऑब्वियसली ये सारे सिस्टम जो है सब वेब बेस्ड हो गए हैं। तो वेब बेस्ड होने से वर्क स्टेशन वाला जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया है, मिनिमाइज हो गया है। अब हर हर सिस्टम में अपना प्रोसेसर है, अपनी मेमोरी है, सब वही है, लेकिन वो एक दूसरे से ऑब्वियसली एक वेब के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं आपको यहीं पर एक और रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मेरे ख्याल से आप सब, जैसे आपके घर में फॉर एग्जांपल एक स्मार्ट टीवी है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके घर में एक स्मार्ट टीवी है और आप अपने मोबाइल पर एक आप यूट्यूब देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हैं। अब आप इस यूट्यूब के वीडियो को इस पर चाहते हैं तो आप इसको इस पर कास्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप सेम नेटवर्क में हो। तो ये बहुत सिंपल हो गया, एक बटन पे हो जाता है सारा काम। ये अगर आप मोबाइल पे यूट्यूब देख रहे हैं और आप उसको स्मार्ट टीवी पर जाते हैं तो इसको आप कास्ट कर दीजिए इस पे, अगर आप सेम नेटवर्क में हैं तो बात वही है कि ये सब चीजें जो है वेब बेस्ड हो गई हैं, ठीक। चलिए, माइक्रो कंप्यूटर बहुत सिंपल है, जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके दफ्तर में लगे हुए हैं या मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये सब जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ये सब माइक्रो यानी कि या पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिसको बोलते हैं, ये सब छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं। ये चीज़ें अब खत्म हो गई हैं। पाम टॉप कंप्यूटर्स, डिजिटल डायरी अब नहीं आती है, नोटबुक तो इसने लैपटॉप को ही कहा है मेरे ख्याल से, पीडीएफ खत्म हो गए हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट अब नहीं आते, पहले आते थे जब मोबाइल नहीं थे। तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये भी सब माइक्रो कंप्यूटर्स हो। ओके, तो आज हमारी क्लास समय तो था भी 10 मिनट, लेकिन स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। तो चलिए अब कल मिलते हैं। मटेरियल सबके पास मिल गया है सबको? अच्छा, कल आपकी शायद वो है मेरे ख्याल से, नहीं कल तो क्लास, कल कुछ है ना, कल है परसों है आपका कुछ डिबेट टाइप कुछ है ना? परसों। चलिए ठीक ठीक, चलिए कल मिलते हैं। चूंकि कल मेरी क्लास नहीं हुई तो कल की मैं क्लास में एक्सटेंड करवा लूंगा परिहार साहब से करके, ठीक है ना? ठीक, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी क्वेरी हो।